नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दी गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की आयोजित 70वीं वार्षिक बैठक को किया संबोधित। कहा कि खेती बैंक ने लोन देकर हजारों किसानों को बनाया जमीन का मालिक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आगामी 12वें इंडिया केम 2022 के आयोजन की समीक्षा बैठक की। विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया की थीम के साथ 12वें इंडिया केम 2022 के लिए ब्रोशर किया लॉन्च। कहा, यह प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को और करेगा मजबूत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग खतरे की घंटी। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए करें जागरूक। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से उपजाऊ भूमि के सारे सूक्ष्म जीव हो जाएंगे खत्म, जिससे बंजर होती जा रही है भूमि। कम उपयोगिता और अधिक प्रदूषण फैलाने में सक्षम एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से पूरे देश में लगी रोक। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष और बॉर्डर चेक प्वाइंट करेगा स्थापित। आसाम में अधिकांश नदियों में एक बार फिर से बढ़ा जलस्तर। बराक घाटी में स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। राहत शिविरों का लिया जायजा। बाढ़ से 2389 गांव प्रभावित। 85,663 हेक्टेयर कृषि भूमि डूबी हुई है पानी में। और अब नजर डाल लेते हैं समाचारों पर विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड खेती बैंक की अहमदाबाद में आयोजित 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि खेती बैंक की स्थापना 1951 में हुई और उस वर्ष में उसकी स्थापना का ऐतिहासिक महत्व भी है। सौराष्ट्र और कठियावाड़ में उस वक्त लगभग 222 छोटे छोटे रजवाड़े थे और समग्र सौराष्ट्र की जमीन राजो रजवाड़ों के नाम पर थी। उस समय सरदार पटेल साहब की प्रेरणा से और पोरबंदर के युवराज उदय भान सिंह जी के प्रयासों से एक सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक की स्थापना हुई और किसानों को ऋण देकर उन्हें जमीन का मालिक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के किसान जमीन के मालिक हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय इस खेती बैंक को जाता है। उस समय 56,000 किसान भाइयों को जमीन का मालिक बनाने में इस खेती बैंक ने लोन देकर बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और उन 56,000 किसानों के माध्यम से आज ये संख्या बहुत बड़ी होने जा रही है। शाह ने कहा कि आज जो जमीन के मालिक हैं उसका मूल कारण खेती बैंक द्वारा दिया गया ऋण है और बाद में बैंक ने अनेक प्रकार के काम शुरू किए। उन्होंने कहा कि देश को अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। उस समय भी खेती बैंक ने ट्रैक्टर और कुएं की खुदाई के लिए ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। खेती बैंक के 17 जिला कार्यालय और 176 शाखाएं माध्यम और लंबे समय से लोन देते रहे हैं और लगभग 8,42,000 किसानों को लगभग 4,543 करोड़ रुपए का ऋण खेती बैंक ने अभी तक दिया है और इसके सदस्यों की संख्या भी 3 लाख से ज्यादा हो गई है और रिजर्व फंड गत वर्ष के लाभ के बाद 590 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आगामी 12वें इंडिया केम 2022 के आयोजन की योजना के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष के आयोजन का विषय विजन 2030 केम एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया है। बैठक में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा सहित
कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मांडविया ने कहा कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को और मजबूत करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य हितधारकों के लिए बातचीत करने और गठबंधन बनाने में एक मंच प्रदान करेगा। डॉक्टर मांडविया ने विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया की थीम के साथ 12वें इंडिया केम 2022 के लिए ब्रोशर भी लॉन्च किया। 12वें इंडिया केम 2022 का आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजन में से एक है। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से 6 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच इसे आयोजित किया जाएगा। इंडिया केम प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय रासायनिक उद्योग और विभिन्न उद्योग क्षेत्रों जैसे कि रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि रसायन उद्योग, प्रक्रिया और मशीनरी की विशाल क्षमता को प्रदर्शित करना है। भारत न केवल विश्व का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश है, बल्कि 175 से अधिक देशों को रसायनों का निर्यात भी करता है। ये भारत के कुल निर्यात का 13% हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में मंगलवार को प्राकृतिक खेती से कृषि समृद्ध विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीव संकट में पड़ रहा है। ऐसे संकट की घड़ी में कृषि वैज्ञानिकों को किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक करना होगा। प्राकृतिक खेती में लागत कम आती है और आय में बढ़ोतरी होती है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उपजाऊ भूमि के सारे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, जिससे भूमि बंजर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि गौमूत्र और गोबर से खेती में फिर से सूक्ष्म जीव पैदा किए जा सकते हैं। अपने खेतों में पैदा हो रही फसलों के बारे में बताते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से जमीन बच रही है और कृषि आय 4 गुना हो रही है। प्राकृतिक खेती के उत्पादन बेचने के लिए सरकार बाजार की व्यवस्था भी कर रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने जा रही है। गंगा किनारे 5 किलोमीटर तक और बुंदेलखंड में किसान प्राकृतिक खेती करेंगे। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के प्रति जागरूक करना होगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से देश में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से बने सामान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। Announce that India will put an end to single-use plastic in the coming year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के आह्वान के अनुरूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके तहत भारत पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, उनके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। गौरतलब है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक में वे वस्तुएं शामिल हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है और उसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन पर ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर। इसके अलावा मंत्रालय की अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री
और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सामान पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। प्लास्टिक के खतरे को रोकने में मदद करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए CPCB शिकायत निवारण ऐप को शुरू किया गया है। साथ ही जनता तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए प्रकृति नाम के शुभंकर की भी 5 अप्रैल से शुरुआत की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के रूप में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पर दिशा निर्देशों को भी अधिसूचित किया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR दरअसल उत्पाद की शुरुआत से अंत तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन के लिए एक उत्पादक की जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि ये दिशा निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देने और कारोबारी जगत द्वारा टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के विकास की दिशा में कदम बढ़ाने से संबंधित रूपरेखा मुहैया कराएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आगे बढ़ते हैं, जहां असम में अधिकांश नदियों में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ गया है। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि इसकी सहायक नदियों बेकी और कपिली क्रमशः बारपेटा और नगांव जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बराक घाटी में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। बराक नदी के साथ साथ कुशियारा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित जिलों के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों का भी जायजा लिया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 28 जिलों में 24,92,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। 85,673 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित गांवों की संख्या 2,389 है। ASDMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 जून 2022 तक 1,76,000 से अधिक लोग 627 राहत शिविरों केंद्रों में शरण ले रहे हैं। स्थानीय जनता के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, NDRF, SDRF, असम पुलिस सहित तमाम सरकारी मशीनरी बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी ने 29 जून की सुबह तक अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश और अगले कुछ दिनों में राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। नई दिल्ली में मंगलवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय और मेटा के बीच आदिवासी समाज के संपूर्ण विकास और उनके उत्पादों को डिजिटल मीडिया से जोड़ने की दूसरी मुहिम गोल शुरू की गई। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने डिजिटल मीडिया से जुड़कर लाभ उठाने वाले देश भर से आए जनजातीय समाज के लोगों को उत्पादों को देखा और बाद में उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे। गोल कार्यक्रम के दौरान मेटा के MD अजीत मोहन भी मौजूद रहे। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज हम गोल के द्वितीय खंड का शुभारंभ कर रहे हैं। 2020 में हमने मेटा के साथ गोल प्रथम की शुरुआत की थी। उस समय डिजिटल मीडिया से जोड़ने का 10,000 का लक्ष्य था, जबकि इस बार मंत्रालय का लक्ष्य 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केट से जोड़ने का है। उन्होंने कहा कि आज ऑनलाइन होना जीवन की बाध्यता बन गई है, इसीलिए अब जरूरी है कि इसमें सभी को जोड़ दिया जाए, खास तौर पर जनजातीय लोगों को, ताकि वे अपने जीवन के आधार को मजबूत बना सकें। गोल प्रोग्राम जो है ये ऑनलाइन डिजिटल वे में, क्योंकि ये जो आज की आवश्यकता के रूप में या जीवन की बाध्यता बन गई है, जिन लोगों तक नहीं पहुंची है या जिन लोगों के माध्यम से इस तरह की उपयोग नहीं की जाती है, वो शायद वो इतने आवश्यकता को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इसके साथ जुड़ गए हैं, फिर वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। अब उसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं, ये
महत्वपूर्ण विषय है, इम्पोर्टेंट है कि उसे अपने लिए टूल्स के रूप में किस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अपने आप को कितना सशक्त बना रहे हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य है। मंगलवार को धान के सौदों में मिला जुला रुख दिखा। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 27 जून को धान का भाव रहा 1650 रुपए, जो कि 28 जून को 50 रुपए बढ़कर 1700 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 27 जून को धान का भाव रहा 1810 रुपए। 28 जून को 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1800 रुपए पर आ गया। यहीं की सुल्तानपुर मंडी में भी धान के सौदे नरमी के साथ हुए। 27 जून को यहां धान का भाव रहा 1480 रुपए, जो कि 28 जून को सिर्फ 5 रुपए की गिरावट के बाद 1475 रुपए हो गया। साथ ही राज्य की गोंडा मंडी में धान बिना किसी उतार चढ़ाव के दोनों दिन यानी 27 और 28 जून को 1485 रुपए पर बिका। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत से साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान चावल का कुल निर्यात 1,91,01,545 टन का हो चुका है। ये बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 41,52,464 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीनों के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,77,992 टन का ही हो सका था। कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे कुल मिलाकर तेजी के साथ हुए। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 27 जून को सरसों का भाव रहा 6,165 रुपए, जो कि 28 जून को 188 रुपए बढ़कर 6,353 रुपए हो गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 27 जून को सरसों का कारोबार 6,200 रुपए पर हुआ। 28 जून को यहाँ इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 6,250 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी का रुख रहा। 27 जून को यहाँ सरसों का भाव 5,850 रुपए था। 28 जून को इसमें 15 रुपए की बढ़त आई और भाव 5,865 रुपए हो गया। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में 27 जून को सरसों का भाव रहा 6,470 रुपए। 28 जून को यहाँ इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 6,460 रुपए पर आ गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें खेती और अपनी फसलों का रखरखाव। कोंकण में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी से भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान धान के अलावा बाजरे की नर्सरी, सब्जियों और बागों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। वहीं ठाणे और रायगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में अपर्याप्त बारिश के कारण जिन किसानों ने अब तक धान की नर्सरी नहीं लगाई है, वो अंकुरित बीजों के साथ धान की अगेती और मध्यम अवधि वाली किस्मों की बुआई करें।
कोंकण के किसान इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई या रोपाई का काम फिलहाल टाल दें। इसके साथ ही यहाँ किसी प्रकार का छिड़काव भी न करें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय धान की नर्सरी लगाएं और उसके चारों ओर मक्का और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में ही जहां पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो चुकी है, वहां खरीफ फसलों की बुआई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही अनार के पौधों को रोगों से बचाने के लिए उसके चारों ओर गेंदे की रोपाई करें। मराठवाड़ा के जिन इलाकों में पर्याप्त वर्षा हो चुकी है, वहां खरीफ फसलों की बुआई कर सकते हैं और जहां अभी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां के किसान बारिश के बाद ही बुआई करें। मराठवाड़ा में ही किसान हल्दी के साथ कम अवधि वाली मिर्च और धनिया की बुआई कर सकते हैं। यही इस समय अनार और चीकू के नए बाग लगाने के लिए भी समय उपयुक्त है। विदर्भ के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए अभी थोड़ा इंतजार करें और इस समय बीजों को उपचारित कर लें। हालांकि विदर्भ के ऊपरी इलाकों में धान की नर्सरी लगाते रहें। यही इस समय शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर की नर्सरी के अलावा भिंडी, खीरा, करेला, कद्दू और टिंडे की बुआई करते रहें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें, यानी कि खास खबरें। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कल फ्लोर टेस्ट होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए कहा है। सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है कि 7 निर्दलीय विधायकों ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों ने गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन के बाद शिंदे ने कहा कि वे कामाख्या मंदिर में महाराष्ट्र की शांति और खुशी के लिए प्रार्थना के लिए आए थे। शिंदे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाऊंगा और पूरी प्रक्रिया का पालन करूंगा। उदयपुर में एक युवक की निर्मम हत्या की घटना की जांच के लिए राजस्थान के एडीजी एसओजी अशोक राठौर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 व्यक्तियों ने टेलर की दुकान में घुसकर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी थी। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही राज्य में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग क्रूरता और हिंसा करते हैं वे दुनिया की इंसानियत के लिए चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं नकवी ने देशवासियों से भावना में ना बहने की अपील की है। और श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के सुबह करीब 4:30 बजे बेस कैंप में विशेष पूजा के बाद मंत्रोच्चार के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर दरों को तर्क संगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई 2 दिन की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मुनाबाव में बटालियन कमांडर स्तर की बैठक आयोजित की गई। बाड़मेर सेक्टर के बीएसएफ बटालियन कमांडरों और पाकिस्तान रेंजर्स के विंग कमांडरों ने बैठक में भाग लिया और सीमा सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। स्थानीय कमांडर स्तर पर सीमा सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल सक्रिय मामलों की संख्या 99,602 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 11,573 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी दर 98.56% पर बनी हुई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 4,33,000 से ज्यादा कोरोना जांच की गई। राष्ट्रीय व्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 46 से अधिक कोविड टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जंग अभी भी जारी है। इसी कड़ी में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल की 2 डोज की mRNA वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि वैक्सीन 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को ही लगाने की मंजूरी दी गई है। आज किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।